हेलो दोस्तों, मैं सुवर्णा आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम ऐसी धमाकेदार स्ट्रैटेजी देखने वाले हैं कि जो स्ट्रैटेजी आप स्टूडेंट हो तो भी अप्लाई कर सकते हो, आप एक सर्विसमैन हो, कहाँ पे जॉब कर रहे हो तो भी अप्लाई कर सकते हो, और आप एक फुल टाइम ट्रेडर बनने के एक जर्नी पे लगे हो तो भी ये अप्लाई कर सकते हो। वो उसके लिए तो बहुत ही अच्छा होगा अगर आप ट्रेडर्स बनने की फुल टाइम ट्रेडर बनने के लिए आप कोशिश कर रहे हो, तो ये बिगिनर्स के लिए बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी होगी कि इसके के ऊपर आपने काम किया तो अच्छा खासा मुनाफा आप कमा सकते हो, और अच्छा खासा मुनाफा कमाने के बाद आपको एक अच्छा सा कॉन्फिडेंस आ जाता है मार्केट में कैसे ट्रेड करना चाहिए, और उसके साथ साथ ही हमें प्राइस एक्शन समझने को भी मदद होती है। तो चलो दोस्तों, इसके जो थोड़े से रूल्स है पहले मैं बता देती हूँ। बाकी जो एडवांस रूल है वो हम स्क्रीन के ऊपर देखेंगे, जो हम चार्ट्स देखेंगे कि एक्चुअल स्ट्रैटेजी क्या है वो डिस्कस करेंगे। पहले तो ये प्राइस एक्शन बेस्ड स्ट्रैटेजी है, पर प्राइस एक्शन बेस्ड स्ट्रैटेजी होने के बाद भी आपको बहुत सारा टेक्निकल कुछ भी पढ़ना नहीं है इसमें। पर मैं ऐसा एस्टिमेट करती हूँ कि आपको स्टॉक मार्केट की जो बेसिक सी नॉलेज है वो आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स कुछ होते हैं, क्लासिक पैटर्न कुछ होते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर होता है, डब्ल्यू पैटर्न या हेड एंड शोल्डर पैटर्न या कप एंड हैंडल पैटर्न, ऐसे कुछ पैटर्न्स होते हैं वो आपको जरूर पता होने चाहिए, क्योंकि हम ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी पे प्लान कर रहे हैं। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना, ये सब आपको बेसिक्स नॉलेज होना चाहिए। हालांकि मैं आपको ये सब कैसे करना है, ये सब आइडेंटिफाई कैसे करना है वो भी आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाने वाली हूँ। पर आपकी इसके ऊपर अगर प्रैक्टिस नहीं है, आपको पता नहीं है ये रेजिस्टेंस सपोर्ट कैसे ड्रॉ करना है या आइडेंटिफाई कैसे करने हैं मार्केट स्ट्रक्चर, तो मैं वो भी थोड़ा थोड़ा बता दूंगी, पूरा तो नहीं बता पाऊंगी, नहीं तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। पर मैं बताने की कोशिश करूंगी। अगर आप नए हैं तो आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करने के बाद ही इस स्ट्रेटेजी पे काम करना होगा। तो ये हुआ एक क्राइटेरिया कि आपको बेसिक नॉलेज तो पता होनी चाहिए। दूसरा है पॉइंट जो है कि कितना कैपिटल इसके लिए लगेगा। तो इसके लिए लगेगा कैपिटल 1.5 से 2 लाख। 1.5 से 2 लाख कैपिटल इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि ये सिक्योर कैपिटल होगा। ज्यादा आपको टाइम वैल्यू या इसके ऊपर ध्यान नहीं देना पड़ेगा। और हम जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि एजुकेशन मतलब स्टूडेंट्स या जॉब पर्सन भी कर सकते हैं, उससे आपको पता चला ही होगा। ये थोड़ी सी स्विंग बेस्ड स्ट्रेटेजी है, आपको बार बार प्राइस को फॉलो नहीं करना पड़ेगा। तो ये एक थोड़ी सी स्विंग टाइप स्ट्रेटेजी है, तो इसके लिए हमें एक सिक्योर कैपिटल की जरूरत होती है। तो 1.5 से 2 लाख रुपए हम स्ट्रेटेजी पे लगाने वाले हैं। हालांकि हम इसके नीचे वाले कैपिटल से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं, 50,000, 60,000, 70,000 ऐसे कैपिटल से भी। पर मैं ये प्रेफर नहीं मैं ये नहीं बोलूंगी कि इसके इतने कैपिटल पे ही आप ट्रेड कर सकते हो या ट्रेड लो, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि स्ट्रेटेजी ले लेते हैं और उसको जो है वो ऑप्शन में ट्राई करते हैं। पर ऑप्शन का ये एक ड्रॉबैक ऐसा होता है, उसके थीटा वैल्यू होती है वो बहुत थोड़े से ज्यादा रूल हमें फॉलो करने पड़ते हैं, बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो मैं नहीं रिकमेंड करती कि आप ये स्ट्रेटेजी जो है वो ऑप्शन में ट्राई करें। तो वो तो हमारा क्राइटेरिया क्लियर हो चुका है। 1.5 से 2 लाख रुपए हमें कैपिटल चाहिए, और हमें ये स्ट्रेटेजी फ्यूचर में नहीं अप्लाई ऑप्शन में नहीं अप्लाई करनी है। और जो लास्ट क्राइटेरिया है वो आपके पास होने चाहिए पेशेंस। मार्केट में बहुत सारे पेशेंस बहुत ही जरूरी होते हैं। जैसे कि अगर आप फुल टाइम ट्रेडर बनो तो भी पेशेंस जरूरी है, और अगर आप एक जॉब पर्सन हो, साइड बाय साइड एक पैसिव इनकम के लिए आप मार्केट के यहाँ पे देखते हो तो भी आपको पेशेंस जरूरी है। तो ये लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपको ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि आपके पास पेशेंस बहुत सारे होने चाहिए। चलो तो हम स्क्रीन पे चलते हैं कि देखते हैं एक्चुअली ये स्ट्रेटेजी है क्या और कैसे वर्क करती है। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अभी स्क्रीन के ऊपर, और स्क्रीन के ऊपर हम देखेंगे कि कैसे ये स्ट्रेटेजी एक्चुअल वर्क कर सकती है। तो अभी मैं पहले आपको रूल बताना चाहूंगी कि ताकि आपके रूल अच्छे से याद रहे, तो आप जो है वो अच्छे से ट्रेड कर पाएंगे। तो यहाँ पे ही मैं कॉपी पेस्ट कर देती हूँ ऑल रूल्स, और एक एक हम
समझ लेते हैं। तो ये समझना है कि पहले तो हमें इसके लिए जो स्टॉक्स चाहिए, वो स्टॉक्स निफ्टी 50 के ही होने चाहिए। निफ्टी 50 के लिए इसलिए क्योंकि एक अच्छी लिक्विडिटी हमें इसमें मिलती है और ये स्टॉक्स जो होते हैं तो मोस्टली वो ऑपरेटर्स डोमिनेटिंग वगैरह ऐसे स्टॉक्स नहीं होते, तो निफ्टी 50 के ही स्टॉक्स हमें चाहिए इसके लिए। तो दूसरा जो है जो वो है हमें क्लासिक पैटर्न ढूंढने हैं इसमें, क्लासिक पैटर्न और इसकी जो रिट्रेसमेंट होगी तो उसका वो होगी तो बहुत ही अच्छा होगा। जैसे कि क्लासिक पैटर्न मैंने जैसे कि पहले भी डिस्कस किया है, वैसे ही क्लासिक पैटर्न मतलब ये आपको जो डब्लू दिखाई दे रहा है या हेड एंड शोल्डर आपको पैटर्न दिखाई देगा या कभी तो कप एंड हैंडल या इन्वर्टेड कप एंड हैंडल आपको दिखाई देगा। तो ये जो होते हैं वे क्लासिक पैटर्न होते हैं, आपको ज्यादा कुछ नहीं, ये 3-4 पैटर्न है वो ही ध्यान में रखने, या फ्लैग एंड पोल, यही पैटर्न आपको याद रखने हैं। बाकी के कुछ पैटर्न आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। जैसे कि मतलब इसके भी बहुत सारे पैटर्न होते हैं, पर आपने ये 3-4 पैटर्न भी रट लिए तो भी अच्छा है। पहला जो पैटर्न है वो है डब्ल्यू पैटर्न, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, कप एंड हैंडल पैटर्न, इन्वर्टेड कप एंड हैंड पैटर्न, फ्लैग एंड पोल, इतने ही पैटर्न आपको याद रखे तो भी चलने वाला है। तो ये पैटर्न जो है ये आपको याद रखने हैं कि क्लासिक पैटर्न्स कौन से आते हैं। अगर नहीं आपको पता तो बहुत सारे चार्ट पैटर्न्स भी आपको गूगल पे या यूट्यूब पे अवेलेबल होंगे जो आप सीख सकते हैं। और जो तीसरा नियम है, बाय करने के लिए क्या नियम है और सेल करने के लिए क्या नियम है, ये एक-एक हम देख सकते हैं कि हमें पहले तो क्लासिक पैटर्न ढूंढना है। क्लासिक पैटर्न के ऊपर ही हमारा ट्रेड जो है डिपेंड करने वाला है, पर इसका कंफर्मेशन है जो वो हम तो 2 इंडिकेटर से लेने वाले हैं। एक एक तो है हमारा आरएसआई और दूसरा है हमारा ईएमए। जो ईएमए है वो 200 ईएमए लगाएंगे और आरएसआई है वो आरएसआई की सेटिंग में आपको बता दूंगी कौन सी सेटिंग आपको करना है। तो बाय करने के लिए आपको क्या चाहिए, पहला तो एक क्लासिक पैटर्न का आपको ब्रेकआउट चाहिए बाय करने के लिए। उसके बाद 200 ईएमए जो आता है उसके ऊपर वाली क्लोजिंग चाहिए हमें। क्लासिक ऑलरेडी क्लासिक पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ होगा और ये 200 ईएमए उसने क्रॉस भी किया होगा, तब भी हम बाय करेंगे। और तीसरा जो क्राइटेरिया है, जो आरएसआई है वो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इसको बोलते हैं, तो वो आरएसआई है वो जो है उसने 60 की लाइन टच करनी होनी चाहिए। तो 60 की लाइन जब टच करेगा ये हमें राइट पोजीशन होगी हमें बाय करने के लिए। ये होगा हमें बाय करने के लिए सिग्नल होगा कि हमें यहाँ से बाय करना है और ऊपर वाला टारगेट हमें इसमें जो है मिलने वाला है। जो हमारी ये है स्ट्रेटेजी है स्विंग के लिए है, तो हमें 1 डे टाइम फ्रेम पे ही ये करना है, ना कि आप बोलोगे कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे करूंगा इस थोड़े 1 आवर के इस पे करूंगा, तो 1 आवर या दूसरे कौन से भी टाइम फ्रेम हमें नहीं यूज करनी है, हमें सिर्फ 1 डे टाइम फ्रेम ही यूज करनी है। ब्रेकआउट अपना जो स्टॉप लॉस है, तो वो स्टॉप लॉस ब्रेकआउट कैंडल जो होगी उसके नीचे या नीचे होगा और उसके ऊपर ही हम ट्रेड करेंगे। और जो हमारा नेक्स्ट स्विंग होगा, वो स्विंग हमारा होगा टारगेट। नेक्स्ट स्विंग जो होगा स्विंग या नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है वो होगा हमारा टारगेट। तो इसमें हमें इस कंडीशन में आपको बाय करना है। मैं बाय की कंडीशन भी डिस्कस करूंगी आपके साथ कि बाय कौन से कंडीशन में आपको करना चाहिए। तो ये हुए बाय के कंडीशंस। आपको क्लासिक पैटर्न का ब्रेकआउट मिलना चाहिए, 200 ईएमए के ऊपर होना चाहिए, 60 ईएमए के ऊपर होना चाहिए। आरएसआई का रूल थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है, यहाँ पे आपको एग्जैक्ट 60 नहीं मिला तो भी आप ट्रेड कर सकते हैं, अगर वो 58 के ऊपर होगा तो 58 भी हमें चलने वाला है। थोड़ा सा ये फ्लेक्सिबल रूल है। तो टाइम फ्रेम बाकी 1 डे चाहिए और स्टॉप लॉस हमें कैंडलस्टिक ब्रेकआउट कैंडलस्टिक के नीचे या ब्रेकआउट लेवल पे होना चाहिए और नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमारा टारगेट होगा। सेल के लिए कैसे होना चाहिए वो हम देखेंगे। सेल के लिए हमारा एक पैटर्न बनता है, जब तब पैटर्न अगर यहाँ पे मान लो ये कप एंड इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न बना है और ये जो कैंडल है इसने हमें ब्रेक डाउन दिया है।
तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये जो ब्रेकडाउन कैंडल है, उस वक़्त हमारा जो 200 ईएमए है, वो उसके ऊपर होना चाहिए। मतलब ये कैंडल इसके नीचे होना चाहिए। ये 200 हमारा ईएमए है, उसके नीचे कैंडल होनी चाहिए और हमारा जो आरएसआई है, वो आरएसआई हमारा 40 के नीचे होना चाहिए। यहाँ पे देखा जाए तो वो 40 के नीचे जाना चाहिए या 40 के बराबर या 40 के नीचे होना चाहिए। यहाँ पे भी थोड़ा-सा हम फ्लेक्सिबल रूल्स रख सकते हैं कि जैसे कि 42 भी होगा तो भी चलेगा। इससे ज़्यादा हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, 42 ये लेवल हमें चलने वाली है। तो सेल के लिए आपको पता चला होगा कि हमारा जो क्लासिक पैटर्न है उसका ब्रेकडाउन होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे हुआ। और उसके बाद हमारा 200 ईएमए है, उसके नीचे ही एक कैंडल चाहिए। ये शायद 200 ईएमए ऊपर भी हो सकता है, ज़्यादा ऊपर हो सकता है, पर उसके नीचे ही हमें कैंडल चाहिए। इसके और उसी के साथ हमें 40 ईएमए है, 40 आरएसआई है, उसके नीचे आरएसआई होना चाहिए या 42 के बराबर आरएसआई होना चाहिए। और टाइम फ्रेम है वो भी हमारी 1 डे रहेगी, स्टॉप लॉस हो गए, वो जो ब्रेकडाउन कैंडल है, उसके ऊपर हमारा स्टॉप लॉस होगा। और जो नेक्स्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस है पीछे हम जहाँ पे नेक्स्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस होगा, वहाँ पे हमारा टारगेट हो सकता है। वहाँ पे हमारा टारगेट होने वाला है। तो ये हुआ बाय के रूल्स, ये हुए सेल के रूल। आपको पेन और पेंसिल से लिख लेना चाहिए और अगर आपको ये ज़्यादा समझ में नहीं आया तो उस वीडियो पॉज़ करके ये लिख लीजिए पहले, रट लीजिए और उसके बाद ही हमें ट्रेड करना है। तो इसके ऊपर पहले आपको क्या करना है, तो आपको पेपर ट्रेड करना है इसके ऊपर। या आपको बैक टेस्ट करना है। पहले पेपर ट्रेड या बैक टेस्ट दोनों में से एक करिए या बैक टेस्ट करके पेपर टेस्ट करिए और वो आपको कैसे रिजल्ट आते हैं, मैं बोलूंगी नहीं ये 100% श्योर स्ट्रेटेजी है, पर इसके रिजल्ट बहुत ही अच्छे हैं। मतलब मैंने खुद इन्हें इस पे बहुत अच्छे से काम किया है, तो इसके रिजल्ट मुझे बहुत ही अच्छा आया है। और हालांकि जब मार्केट हमें ट्रेंडिंग मिलता है, मतलब ऊपर की जगह पे जाता है या नीचे की रफ्तार से आता है, बहुत रफ्तार से आता है, तो बहुत ही बड़े टारगेट इसमें दिखाई देते हैं। तो और हमारा जो है होल्डिंग पीरियड, हम जैसे बोल रहे हैं कि स्विंग स्ट्रैटेजी है, तो हमारा होल्डिंग पीरियड होगा 3 डेज टू 1 वीक। इसके आगे हम होल्ड नहीं करेंगे। अगर कोई भी हो, हमारा छोटा टारगेट मिला हो या हमारा हम लॉस में हो गए, तो भी हम 1 वीक के ऊपर नहीं ये होल्ड करेंगे, ये हम एग्जिट कर देंगे। और जब आपकी बैक टेस्टिंग हो जाएगी, जब आपका पेपर ट्रेड हो जाएगा, तभी आपको फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में ये ट्रेड करना है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में क्यों? अब हमें क्वांटिटी एक जो है वो अच्छी मिलती है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में ट्राई करने से। और दूसरा जो है कि आप कैश में भी आप ट्राई कर सकते हैं, पर कैश के लिए थोड़ा-सा फंड ज़्यादा रहेगा, आपको ज़्यादा लगेगा और उसके अकॉर्डिंग आपको प्रॉफिट या लॉस वो ज़्यादा मिलेगा नहीं। तो इसीलिए मैं प्रेफ़र करूँगी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में आप ट्रेड कर सकते हैं 3 डेज़ टू 1 वीक के होल्डिंग पीरियड के लिए। ओके, तो ये हुए हमारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, इसके जो नियम है इस स्ट्रैटेजी के, वो हुए। अभी हम देखते हैं कि एक्चुअल ये स्ट्रैटेजी वर्क कैसे होते हैं, बाइंग के लिए कैसे देखा जाता है और सेलिंग के लिए कैसे देखा जाता है। तो हम अब जाते हैं एक स्टॉक, मैंने कुछ स्टॉक्स निकाले हैं जिसमें ऑलरेडी ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन दिया है ताकि हमें ज़्यादा समय ना लगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे हमें इंडिकेटर अप्लाई करने हैं। तो यहाँ पे हम जाएँगे, तो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल हम टाइप करेंगे। तो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल ये हमें जो है आप देख सकते हैं ये वाला, तो ये वाला इंडिकेटर हमें सिलेक्ट करना है। ओके, सो हम ये वाला इंडिकेटर सिलेक्ट करेंगे और जो है हम सिलेक्ट करेंगे आरएसआई, आरएसआई। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ये भी हम लगा लेंगे। ओके, तो ये क्लोज कर देते हैं विंडो। यहाँ पे देख सकते हैं हमें जो है यहाँ पे 20 ईएमए आ रहा है, तो इसकी सेटिंग के ऊपर जाएंगे, इनपुट्स पे जाएंगे और 200 20 की जगह 200 कर देंगे। अभी ये 200 ईएमए और इसका जो कलर है मैं थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ, ऑरेंज कर देती हूँ और थोड़ी सी स्ट्रेंथ है जो
डार्क कर देती हूँ इसका, ताकि हमें इजीली ये हो सकता है। और आपको सेव एज डिफॉल्ट करना है, ताकि ये जब भी आप लगाएंगे तो यही सेटिंग्स इस पे आएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 200 ईएमए हमारा लग चुका है। और जो आरएसआई है, तो आरएसआई की भी सेटिंग कर लेते हैं। आरएसआई की सेटिंग के ऊपर जाएंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको आरएसआई की स्टेज सेटिंग ओपन होगी। यहाँ पे इनपुट्स में हम कुछ नहीं करेंगे, अपर लिमिट और लोअर लिमिट हमें आ रहा है। वो जो है अपर लिमिट और लोअर लिमिट, वो बाय डिफॉल्ट 70 और 30 आते हैं। पर जैसा कि हमने डिस्कस किया, हमें चाहिए 60 अपर लिमिट चाहिए, और जो लोअर लिमिट चाहिए वो चाहिए 40 लोअर लिमिट। ओके, बाकी सेटिंग कुछ नहीं हम बदलेंगे, सेव एज डिफॉल्ट करेंगे और इसको भी छोड़ देंगे। तो अभी हमारे दोनों भी सेटिंग्स हो चुके हैं। इससे क्या होता है, अगर आपने ये दोनों भी जो इंडिकेटर्स है पहले से ही प्लॉट किए, तो आपको एक थोड़ा-सा ईज़ी हो जाता है कि अगर आप पहले पैटर्न ढूँढो, फिर उसके बाद में ब्रेकआउट ढूँढो, ब्रेकआउट या ईएमए देखो, ये सब झंझट नहीं होते, आपने ये दोनों पहले से ही प्लॉट किए होंगे तो। तो अभी हमारा पहला रूल क्या है कि निफ्टी 50 का ये स्टॉक है। अभी वन डे चार्ट पे है, हम हैं। उसके बाद में हमें ढूँढना है क्लासिक चार्ट पैटर्न, तो वो ये ढूँढ लिया है हमने क्लासिक चार्ट पैटर्न की। ये डब्ल्यू भी बोल सकते हैं, ये कप एंड हैंडल भी बोल सकते हैं। तो इन्वर्टेड कप एंड हैंडल हमें पैटर्न मिला है। तो इसकी जो नेक लाइन है, यहाँ पे देख सकते हैं 1826 की नेक लाइन है, तो उसको उसने तोड़ दिया है आज ही के इस पे चार्ट पे इसने तोड़ दिया है। इसने तोड़ दिया है 1834 पे। अभी इसका क्लोजिंग जो है 1834 पे है। और इसका जो हम बोलेंगे ईएमए के ऊपर है, ईएमए के ऊपर क्लोजिंग दिया है, ये अच्छी बात है। और ईएमए का हमारा जो रूल है वो स्ट्रिक्ट रूल है कि हमें कोई भी स्टॉक बाय के लिए ट्रेड करना हो तो ईएमए के ऊपर ही होना चाहिए। अगर सेल करना हो तो ईएमए के नीचे ही चाहिए। और आरएसआई का रूल थोड़ा-सा हम फ्लेक्सिबल रख सकते हैं। ओके? तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो आरएसआई है, वो आरएसआई है, आप देख सकते हैं कि 48.97 है। यहाँ पे हाँ, यहाँ पे कैंडल प्ले पे आप कर्सर लेके जाएँगे, तो यहाँ पे आपको राइट हैंड कॉर्नर पे आप देख सकते हो, लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे 48.97, तो आपको ये पता चलेगा कि ये इस कैंडल का जो है आरएसआई है। तो अब हमें यहाँ पे ट्रेड नहीं करना चाहिए। यहाँ पे ट्रेड क्यों नहीं करना चाहिए? ये 2 रीज़न्स आपको पता होने चाहिए। पहले तो एक रीज़न है इसका, कि एक रीज़न है कि आपने ब्रेकआउट कैंडल तो दिखी, ब्रेकआउट कैंडल नॉर्मली ऐसी होनी चाहिए, ना कि आप अगर आप ऐसे दिखते हो तो ये ट्रेंड रिवर्सल, ये हैमर कैंडल भी होती है। इसका मतलब है ट्रेंड रिवर्सल भी हो सकता है। अगर इसको ऊपर की जगह पे शैडो है, तो कोई तो सेलर्स है कि जिन्होंने इसको ब्रेकआउट, बहुत बड़ा ब्रेकआउट देने से रोका है। तो ये ब्रेकआउट फेल होने की चांसेस है, जिसको बहुत बड़ी शैडो ऊपर की जगह है ब्रेकआउट के वक़्त। तो ये हमें इग्नोर करना है। ये पहला रूल, क्योंकि ये कैंडल की वजह से हम इग्नोर कर रहे हैं। दूसरा जो रूल है, ऐसे कैंडल आपको दिखे तो ही आपको बाकी दूसरी कौन से कैंडल को आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है, पर ये ऐसे कैंडल ब्रेकआउट के वक़्त हो या ब्रेकडाउन के वक़्त आपको ऐसी कैंडल दिखे, तो ये 2 कैंडल आपको याद रखनी है कि ये कैंडल आपको इग्नोर करनी है, यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है। और दूसरा जो है, हमारा रूल है वो में बैठ नहीं रहा है, जैसे कि हमें आरएसआई चाहिए था 60 के ऊपर या 58 के कम से कम ऊपर, तो वो हमें नहीं मिल रहा। अब थोड़ा-सा हम पीछे जाके भी देखते हैं कि कहाँ पे हमें एग्ज़ैक्ट टूल मिलता है। तो यहाँ पे थोड़ा-सा हम ये लाइन थोड़ा-सा डिलीट कर देते हैं, ताकि हमें थोड़ा-सा पैटर्न ढूँढने में अच्छा ये मिले। ओके? तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो पहला वाला यहाँ पे भी कप एंड हैंडल पैटर्न है। यहाँ पे ब्रेकआउट मिला है, ब्रेकआउट के वक़्त एक अच्छी कैंडल मिले है। यहाँ पे हम ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए, हम पैटर्न डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे देखा जाए तो इसका आरएसआई हो ये है, वो 61.43 है। यहाँ पे देखिए आप, आरएसआई है, आरएसआई यहाँ पे अपडेट होगा।
मैं कैंडल के ऊपर लेके जाती हूँ, तो 61.43 है, ये कैंडल ट्रेड कर सकते हैं। कल के दिन ही, दूसरे दिन ही हमें एक अच्छा-सा टारगेट स्विंग का, ऊपर वाले स्विंग का मिल चुका है। तो इसमें जो पहला टारगेट हमें स्विंग का मिलेगा या रेजिस्टेंस का मिलेगा, वहाँ पे ही हमें एग्ज़िट करना है। हमें बहुत बड़े स्विंग के टारगेट के लिए नहीं रुकना है कि जैसे कि इसमें इतना डेप्थ है, तो इसके लिए इतना डेप्थ के लिए रुको, तो ये हम नहीं करने वाले हैं, क्योंकि हमें मूव ऑन करना है। हमें एक से दूसरे भी स्टॉक्स मिलेंगे, पर यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे फिर रिट्रेसमेंट आई, फिर ब्रेकआउट मिला, फिर रिट्रेसमेंट आई, फिर उसने अच्छे टारगेट दिए। तो इतने दिन हम एक ही स्टॉक में नहीं रुकने वाले हैं, हम मूव ऑन करने वाले हैं। तो इससे क्या होगा कि हमारे 1-2 स्टॉप लॉस तो चले जाएँगे, पर इसमें जो है तो कुल मिला के हमें जो टारगेट मिलेगा, ये जितने दिनों में मिला है, उससे अच्छा टारगेट हमें मिलने वाला है। मैंने खुद ने ट्राई किया है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे हमें ब्रेकआउट लेवल पे ट्रेड करना है। फिर हमें थोड़े पीछे जाके देखते हैं कि कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं। फिर यहीं पे हमें एक पैटर्न दिखाई दे रहा है, क्लासिक पैटर्न दिखाई दे रहा है। इस लेवल पे आया, इस लेवल पे आया और ब्रेकआउट मिला। ओके, ये जो लाइन है हमें थोड़ी-सी एडजस्ट करनी पड़ेगी। ये नेक लाइन ये बनती है। तो यहाँ पे इस कैंडल ने हमें ब्रेकआउट दिया है, जब आरएसआई था, 59 था आरएसआई, यहाँ पे देख सकते हैं आरएसआई। तो आरएसआई इस लेवल पे ब्रेकआउट तो मिला है, 59 आरएसआई है, प्लस हमारा जो कैंडल है, हमारी जो कैंडल है वो 200 ईएमए के ऊपर है। तो हम ये भी कैंडल ट्रेड कर सकते हैं कल के दिन के लिए। अब हमें कब ट्रेड करना चाहिए? अगर मान लो कि आपने ये स्टॉक ढूँढ लिया है कि कोटक बैंक आपको इस दिन ट्रेड करना है, कौन-सा दिन था वो? शायद अभी 23 मई 2022 ये दिन था, तो ये हमें ट्रेड करना है, ये आपने सोच लिया, हाँ। अगर मान लो कि ये जो स्टॉक है वो ओपन कहाँ पे हुआ, ओपन बहुत बड़ा गैप अप हुआ, यहाँ यहीं पे ओपन हुआ या बहुत बड़ा गैप डाउन हुआ, तो हमें ये स्टॉक, कोई भी स्टॉक हो, ये इग्नोर करना है, हमें इसमें ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि हमें पता नहीं चलेगा कि ब्रेकआउट लेवल के नीचे ओपन हुआ है तो वो फेल हुआ हो चुका है, ऐसा हम बोलेंगे, और अगर ये ऊपर ओपन हुआ तो हम बोलेंगे कि इसका टारगेट तो अचीव हुआ होगा, तो जो पहले से जो बायर्स हैं उनका टारगेट अचीव होने के बाद वो सेल करेंगे, ये नीचे आएगा। तो ये स्टॉक हमें इग्नोर करना है, और हमारा जो टारगेट है वो टारगेट के बारे में फिर से बोलते हैं हम। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वाला जो स्विंग है, तो वहाँ वहीं तक उसने टारगेट दिया है। ये जो स्विंग है, ये वाला स्विंग मैं बोल रही हूँ। इसके एग्जैक्ट पीछे कौन सा स्विंग आता है वो हम देखेंगे। ये जो स्विंग है उसका स्विंग का टारगेट उसने दिया है, तो ये वर्कआउट हुआ है। इसका स्टॉप लॉस जो है वो ये जो ब्रेकआउट कैंडल है, हमने जैसे कि रूल में भी देखा, तो इसके नीचे रहेगा हमारा स्टॉप लॉस, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस भी ट्रिगर नहीं हुआ है। तो कई-कई केसों में ऐसा हो सकता है कि स्टॉप लॉस ट्रिगर हो सकता है, और आप फिर आपको टारगेट मिल सकता है, ऐसा भी हो सकता है, पर हमें स्टॉप लॉस देने चाहिए। हमें अच्छा टारगेट लेना है तो हमें स्टॉप लॉस भी देने चाहिए, उसके लिए भी हमें एग्री तो होना ही चाहिए, ओके। तो ये हुआ इस केस में, इस केस में आपके स्टॉप लॉस भी ट्रिगर होंगे, कई पैटर्न आप बैक टेस्ट करेंगे तो भी आपको पता चलेगा। तो ये हुई स्ट्रेटेजी। अब हम देखते हैं स्टॉक्स जो मैंने लेटेस्ट निकाले हैं आज ही के ट्रेडिंग सेशन के बाद, जो आप ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो रिलायंस है, तो रिलायंस ने बहुत ही अच्छा पैटर्न किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ही जगह पे कितने वक्त उसने बिताया है। उस यहाँ पे देखेंगे हेड एंड शोल्डर टाइप उसने पैटर्न बनाया है, फिर ब्रेक डाउन दिया, फिर ऊपर की जगह रिट्रेसमेंट आई, फिर ब्रेक डाउन दिया, फिर ये थोड़ा सा ऊपर गया, पर इस आज की क्लोजिंग जो है वो नीचे मिली है। तो ये बहुत बड़ी कैंडल होने के बावजूद भी, ये जो बड़ी-बड़ी कैंडल होती है, तो उसका क्या होता है कि बड़ी कैंडल के बाद एक छोटी कैंडल बनती है, क्योंकि उसको भी एक पॉज़ या
एक रिलीफ चाहिए होता है। तो यहाँ पे आज जैसे गैप अप हुआ वैसे गैप अप हुआ, पर उसके बाद उसने ब्रेकडाउन फिर से दिया है। तो ये हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं। जैसे कि हमारा पहला रूल है, हमारा जो ईएमए है वो ऊपर है। ईएमए बहुत ज्यादा ऊपर नहीं होना चाहिए। ईएमए जितना इसके कैंडल के क्लोज हो वो उतना ज्यादा हमें अच्छे से टारगेट दे सकता है। और जो हमारा आरएसआई है वो हमारा जो है 39.16 है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आरएसआई अपडेट हो रहा है। तो 3916 है, तो ये हम रिलायंस जो है वो हम ट्रेड कर सकते हैं, या आप ऑब्जर्व भी कर सकते हैं कि ये एक्चुअल में टारगेट कौन सा देता है। जो स्विंग है नेक्स्ट स्विंग वो हमारा टारगेट होगा। पहले यहाँ पे रिएक्ट हो सकती है 2350 के लेवल पे रिएक्ट हो सकती है, उसके बाद में आने वाले दिन में ये 2310 का भी टारगेट दे सकती है। दूसरा जो हमारा स्टॉक है वो हमने कोटक बैंक तो देखा है, टाटा पावर देख लेते हैं। तो टाटा पावर भी हम देख सकते हैं कि एक अच्छा पैटर्न उसने बनाया। ये लाइन हम थोड़ी सी एडजस्ट कर लेते हैं। अच्छा, यही रही बेटर। ओके, तो यहाँ पे अच्छी ब्रेक डाउन मिला। ब्रेक डाउन होने के बाद एक नीचे गई, रिट्रेसमेंट हुई, यानी फिर से हम देख रहे थे कि छोटी छोटी कैंडल बना रहे थे। आज गैप अप ओपन हुआ तब भी इसमें एक सेलिंग हमें दिखाई दिया। ये बेरिश माराबुजू कैंडल है। यही यहाँ पे भी बहुत अच्छे से पैटर्न बैठ रहा है। यह स्टॉक अच्छा टारगेट दे सकता है। मतलब ये जो हमने टारगेट निकाला है 212 का, तो वो टारगेट हमें मिल सकता है। यहाँ पे देख सकते हैं हम, आरएसआई है ये 39.76, ये आरएसआई है। 200 ईएमए के भी 200 ईएमए के भी नीचे है, आरएसआई भी बैठ रहा है, कैंडल भी अच्छी है और ब्रेकडाउन लेवल के नीचे है। तो ये हम एक प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है गेल। गेल हम देख सकते हैं जैसे कि बहुत ही, मतलब इसकी बड़ी टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे तो बहुत बार ये एक ही लेवल पे आया 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 और फिर से ये ब्रेक डाउन दे रहा है। तो ये भी एक अच्छे टारगेट आने वाले दिन में दे सकता है। पर ये स्टॉक कब प्लान करना चाहिए वो देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो ब्रेकडाउन लेवल है, पर यहाँ पे हम और एक लाइन डालेंगे। जिस जिस लाइन को क्रॉस करने के बाद हम ट्रेड लेंगे, मतलब जैसे कि 85 ये लेवल पे ही ओपन हो रहा है, क्लोज हो रहा है कहीं पे पिछले कुछ दिनों से, तो हम क्या करेंगे, इसके नीचे जब आएगा तब भी हम प्लान करेंगे, क्योंकि इसका आरएसआई भी बहुत अच्छा है, 40.60 है। ईएमए के भी नीचे है, तो ये इसके नीचे जब जाएगा तो उसको ज्यादा जो है सपोर्ट नीचे नहीं है, तो वो बड़ी रफ्तार से नीचे आएगा। तो ये बहुत ही बड़ा टारगेट दे सकता है जब ये लेवल 85.10 लेवल नीचे की साइड क्रॉस करके क्लोजिंग देगा। ओके, सो ये थी हमारी स्ट्रेटेजी। आपको स्ट्रेटेजी कैसी लगी वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ताकि मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए अलग अलग लाती रहूंगी। और उसी वक्त आपको कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। पहले बैक टेस्ट करना और उसके बाद ही आपको ये स्ट्रेटेजी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करनी है। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।